Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of educational videos covering the topic of some natural phenomena in science for CBSE Class 8 students. These videos aim to provide students with a clear understanding of various natural phenomena such as lightning, earthquakes, and tsunamis. The tutorials explain the scientific principles behind these phenomena and their impact on the environment and human life. The videos are designed to help students grasp the complex concepts of natural phenomena in an easily understandable manner. They cover important topics such as the causes and effects of lightning, the formation of earthquakes, and the science behind tsunamis. In addition, the tutorials also explore safety measures and precautions to be taken during such natural calamities. By providing in-depth explanations and real-life examples, Ignited Minds Tutorials aims to enhance the learning experience of students studying some natural phenomena in science. The series of videos is an invaluable resource for both students and teachers, serving as a supplement to classroom learning and helping students gain a deeper understanding of the topic. Overall, these videos are an excellent tool for students to enhance their knowledge and understanding of natural phenomena, ultimately helping them excel in their academic pursuits. ओके बच्चा पार्टी विल स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर आपका सम नेचुरल फिनोमिना। तो नेचर में जो फिनोमिनाज होते हैं उसके बारे में चैप्टर है, ठीक है। सम नेचुरल फिनोमिना, तो व्हाट आर द नेचुरल, तो हम पहले पढ़ेंगे कि भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क कहां से आता है, चार्जेस के बेसिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। वेयर डज द इलेक्ट्रिक स्पार्क कम फ्रॉम। ओके, सो सम नेचुरल फिनोमिना, जैसे आपका भाई साहब कहां से आ गया भाई साहब, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क है, ठीक है। ये जो हमारे बिजलियां कड़कती हैं, स्टडिंग आफ्टर सनसेट वाज डिफिकल्ट, ठीक है। पहले के जमाने में स्टडिंग आफ्टर सनसेट वाज डिफिकल्ट, आग जलाकर भाई साहब, मोमबत्ती जलाकर, या भाई साहब आप वो लैंटर्न होता है, जो कंदील होता है, वो जलाकर पढ़ना पड़ता था, ठीक है। तो स्टडिंग आफ्टर सनसेट, आपके रात में पढ़ना ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाता था। इल्यूमिनेशन अराउंड अस इज नाउ इन आवर कंट्रोल। आज की तारीख में भाई साहब लाइट वगैरह यूज करके हम इसको अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है। ट्रैवलिंग स्मॉल डिस्टेंसेस वुड टेक आवर्स। पहले बैलगाड़ी होती थी भाई साहब, हाथी होता था, ठीक है, इसमें काफी टाइम लगता था, लोग धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, इट वुड हैव टेकन आवर्स। आज की तारीख में भाई साहब लॉन्ग डिस्टेंस कैन बी ट्रैवल्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ओके, सो दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक ट्रेन। देन वी हैव वॉशिंग क्लोथ्स वुड टेक सेवरल आवर्स। बहुत टाइम लगता था भाई साहब वॉशिंग क्लोथ्स में, ठीक है। तो आज की तारीख में वो नहीं है, ठीक है। वॉशिंग मशीन, क्लीन क्लोथ्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक वॉशर। ओके, then we have heating water would not be possible without fire। आपको भाई साहब जंगल से लकड़ियां लानी पड़ेगी, कोयला लाना पड़ेगा, तब जाकर भाई साहब आप हीटिंग कर सकते हैं। विदाउट फायर दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल। बॉइलिंग वाटर द पुश ऑफ अ बटन। आज की तारीख में इलेक्ट्रिक केटलीज हैं, उसमें आप भाई साहब फटाक से बॉयल वाटर कर सकते हैं। इंडक्शन कुकर्स हैं, ठीक है। तो व्हाट इज कॉमन अमॉन्ग देम, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है, आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक वॉशर, इलेक्ट्रिक केटल। So what are you using? You are, in order to run all these appliances, one thing that you are using is obviously electricity, ठीक है। तो आपका जो आप यूज कर रहे हैं जो वो है इलेक्ट्रिसिटी। One thing that is common to be used is electricity. They all run on electricity. These are examples of current electricity. Current electricity होता क्या है, charges in motion, ठीक है। These are basically charges in motion. So charges at rest हो गया, ठीक है, charges at rest, there is something called as charges at rest, जिसको अपन बोलते हैं static electricity। तो चार्जेस एट रेस्ट आर नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लाइटनिंग हो गया भाई साहब आपका, दिस इज बेसिकली लाइटनिंग। सो हिस्ट्री ऑफ चार्जेस, इफ यू गो टू हिस्ट्री ऑफ चार्जेस, टेल्स 600 बीसी में अगर आप देखोगे भाई साहब, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, 1752, इन लोगों ने सब बहुत एक्सटेंसिवली चार्जेस की स्टडी की। व्हाट आर चार्जेस? चार्जेस बेसिकली सारे एटम्स में होते हैं, सारे एटम्स न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। जैसे ही नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस से, तो न्यूट्रलिटी खराब हो जाती है। फिर आपका भाई साहब या तो एटम नेगेटिव चार्ज गेन करेगा या तो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। तो एटम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आयन, ठीक है। तो समझ लो कोई एटम है, किसी भी चीज का एटम, ठीक है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया तो ये क्या एक्वायर करेगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो दिस विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, any atom, and any atom on gaining electrons will acquire a negative charge। ये भाई साहब एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके, सो एटम्स बेसिकली समझ लो, जैसे आपका एक, दिस इज बेसिकली एन एटम, ठीक है।
एन एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या क्या होते हैं भाई साहब एटम में? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स भाई साहब होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स का भाई साहब न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, दे हैव बेसिकली न्यूट्रल चार्ज। तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इसको पहले लिख लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, मैं बताता हूँ। किसी भी एटम में, समझ लो ये एक एटम है, किसी भी एटम में आपके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स आर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, ये आपके हो गए भाई साहब पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके न्यूट्रल होते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो एटम कुछ ऐसे दिखता है, देखो ये एटम है, ये एटम का एक शेल होता है जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, ये बाहर ऐसे ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली ऑर्बिटिंग अराउंड एटम्स। तो एटम्स में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज घट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लो सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम एटम है, इसमें आपके 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अभी इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हो जाएगा बोलो? 11 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इसकी चार्ज कितनी है? 0, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो न्यूट्रल होगा ये। ठीक है, लेकिन क्या अभी न्यूट्रल होगा? नहीं, क्योंकि अभी आपके 11 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, इसका एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे क्लोरीन है आपका, देखो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 17 प्रोटॉन्स है, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 प्रोटॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाउ क्लोरीन हैज बिकम नेगेटिवली चार्ज, क्लोरीन आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, सो एटम्स विल एक्वायर ईदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बाय ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर भाई साहब एटम्स हैं, कोई भी एटम है, ठीक है, किसी एटम में प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही चार्ज कैरियर्स होते हैं। दीज आर द चार्ज कैरियर्स, दीज आर द चार्ज कैरियर्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑलवेज बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपके पास प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आपके ग्रेटर देन हो गए इलेक्ट्रॉन्स है, तो एटम will have a positive charge, will have a positive charge। ठीक है, अगर आपका भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रोटॉन से ज्यादा हो गए, एटम विल हैव अ नेगेटिव चार्ज, एटम विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो जैसे आपका समझ लो सोडियम है, सोडियम के पास भाई साहब 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर सोडियम ने भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो 11 प्रोटॉन्स और ये हो गया भाई साहब आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम के पास चार्ज कितना हो गया? एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लोरीन है तो 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्लोरीन ने भाई साहब क्या किया यहाँ पे? लेट्स से इट हैज, यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्लोरीन ने अभी अगर समझ लो 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास। ठीक है, सो इट हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स। तो क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, सो एटम्स acquire charges, atoms acquire charges by transaction of electrons, transaction of electrons, atoms acquire charges by transaction of electrons। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, अगर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड तो ये भाई साहब आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स अदरवाइज, एटम्स आर जनरली न्यूट्रल, एटम्स आर क्या हो गए भाई साहब? जनरली न्यूट्रल। ठीक है, और ये न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपके बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन्स का कोई योगदान नहीं है चार्जेस में, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ठीक है, दे आर जस्ट इनसाइड द एटम बट दे आर जनरली न्यूट्रल। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं, अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से तो आपका एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन से तो एटम क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा।
इसको पहले लिख लीजिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। डन। बोलो। क्या क्या प्रोटॉन? नहीं नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं इस शेल के अंदर, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। ये एटम है, इस एटम का ये न्यूक्लियस है, और प्रोटॉन कभी निकलेगा नहीं ज्यादा करके, और न्यूट्रॉन भी नहीं, ये दोनों अंदर रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ही भाई साहब आते हैं या जाते हैं, तो ट्रैफिक जो है वो इलेक्ट्रॉन का रहता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, दे डोंट कम आउट जनरली, ठीक है। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं तो ऑब्वियसली आपके प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो वो चार्ज का डिसबैलेंस होगा। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट, इट्स ओनली इलेक्ट्रॉन्स विच आर गोइंग टू टेक पार्ट। इधर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो एटम्स का जो चार्ज होता है वो आपके प्रोटॉन्स और सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स जो अंदर है वो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दे स्टे इनसाइड, ठीक है। इट्स ओनली द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मूव आउट और कम इन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग आउट देन द एटम्स विल एक्वायर अ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे भी संतुलन बिगड़ेगा। समझ लो भाई साहब, अगर किसी एटम में 11 प्रोटॉन्स हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी समझ लो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन्स, तो दे आर नॉट इक्वल नाउ, तो एक प्रोटॉन ज्यादा, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी एटम में 17 प्रोटॉन्स हैं तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सो इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, तो ये हो गया आपके 18 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 17 प्रोटॉन्स, ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, this will acquire a positive charge and this will acquire a negative charge. नहीं, और ऑर्बिटेशन नहीं करता, न्यूट्रॉन इज नॉट ऑर्बिटिंग। तो किसने बताया, कहाँ पे बताया? सेल्स, एटम्स का स्ट्रक्चर ये होता है, देखो यहाँ पे प्रोटॉन्स और ये न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट कर रहे हैं, इट्स द इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑर्बिटिंग। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऑर्बिटिंग नहीं करते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस, इट्स ओनली द इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। आपने कहाँ पढ़ा है मुझे दिखाइएगा, ठीक है। इट्स नॉट न्यूट्रॉन्स विच आर ऑर्बिटिंग, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स विल स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। क्या ये समझ में आ रहा है?
इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन होंगे या तो लॉस होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के गेन या लॉस से ही एटम का न्यूट्रलिटी बिगड़ेगा और वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल एटम, भाई साहब आपके न्यूट्रल एटम जो होगा, न्यूट्रल एटम वो क्या हो जाएगा, चार्ज। ठीक है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे या आएंगे। तो समझ लो ये वुड, एक वुड ऐसे हजारों एटम से बना होगा, तो वुड में से हमने एक सैम्पलिंग की एक एटम की। ठीक है, ईच मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, हर एक मैटर। ठीक है, आपका शरीर भी एटम से बना हुआ है, आपके बोन्स भी एटम से बने हुए हैं, सब कुछ लिविंग एंड नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। सारी चीजें भाई साहब एटम से बनी हुई है। ठीक है, और हर एटम में भाई साहब एन एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, so let's say this is basically what symbol of proton is P plus because photons are positively charged. ठीक है, symbol of neutrons because neutrons have no charge. ठीक है, symbol of electrons is this, देखो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसके अंदर होते हैं भाई साहब, न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन्स जो है तो ऐसे घूमते रहेंगे, दे विल बी ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई माइनस, सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन एन जीरो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है। सिंबल ऑफ प्रोटॉन क्या लिखते हैं भाई साहब, पी प्लस, वाई बिकॉज इट हैज गॉट अ चार्ज। ठीक है, ओके, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब है क्या, नेगेटिवली चार्ज। ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। ठीक है, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द चार्जेस ऑन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो ये चार्जेस क्या होंगे भाई साहब, न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। ठीक है, और द चार्जेस ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे भाई साहब। ठीक है, दे विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन टुगेदर फॉर्म अ न्यूट्रॉन। तो दोनों मिलकर भाई साहब एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। या अपन बोल सकते हैं न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंट है, इसका कोई चार्ज नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू फॉर्म अ चार्ज। इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको समझना है। जो चीज आपको यहाँ पे समझनी है वो ये है कि चार्जेस आ कहां से रहे। तो कोई भी एटम में, जैसे मैं इस वुड को छू रहा हूं, मुझे शॉक लग रहा है क्या, नहीं। तो क्या इसमें चार्जेस नहीं है, चार्जेस हैं, लेकिन मुझे शॉक इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल है, एंड हेंस इट इज न्यूट्रल। जब तक आपका प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहेगा तब तक कोई बॉडी या कोई एटम न्यूट्रल रहेगा। जैसे ही ये हेरा फेरी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, या इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आए या यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए बाहर, तब जाकर भाई साहब आपका न्यूट्रलिटी बिगड़ेगा। ठीक है, तो या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा या तो पॉजिटिवली चार्ज। तो फंडामेंटली इनसाइड एन एटम ऑफ एन एलिमेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये हमेशा इक्वल होंगे। Hence, the total positive charge is equal to the total negative charge. Thus, the atom is electrically neutral. तो atom हमेशा electrically neutral होता है। Types of charges, तो आपका भाई साहब types of charges, the central part of the atom is called the nucleus, जैसे मैंने आपको बोला। और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज नोन एज अ न्यूक्लियस, और इसके अंदर कौन रहेगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये सेल वाला जो न्यूक्लियस होता है और ये वाला जो न्यूक्लियस है वो अलग है। आप जब सेल पढ़ते हो तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो बायो में है, ये आपका केमिस्ट्री में है। ठीक है, सेल वाला न्यूक्लियस क्या होता है भाई साहब, आपका लिविंग सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, उसके लिविंग फंक्शंस हैं। और ये वाला जो न्यूक्लियस है वो एटम के अंदर होता है। समझ में आ रहा है, ये एटम के अंदर होता है। सो इट इज एप्लीकेबल टू डेड थिंग्स एज वेल, इट इज एप्लीकेबल टू नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल। वो वाला सेल जो आप पढ़ते हैं जो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू लिविंग थिंग्स। और ये वाला जो आप पढ़ रहे हैं दैट इज एप्लीकेबल टू नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल। ठीक है, तो इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर भाई साहब आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होगा न्यूक्लियस के अंदर, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करेंगे। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, जिसके अंदर है भाई साहब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ये हो गया भाई साहब आपके ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द एटम। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑर्बिटिंग। ये इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब ऑर्बिट में घूम रहे हैं। न्यूट्रॉन का कुछ काम नहीं होता है, तो होता क्यों है, क्योंकि आपके जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिलते हैं कभी कभी, और मिलने के बाद वो न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। तो हर एटम में न्यूट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, आप समझ लीजिए कोई फैमिली है, हस्बैंड और वाइफ झगड़ा कर रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे क्या है, न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है, बच्चे किसी की साइड नहीं ले रहे। तो अभी क्या होगा, बच्चों को देखकर ही चुप हो जाएंगे, तो फैमिली का जो तालमेल है फिर से बैठ जाएगा।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को साथ में रखने के लिए न्यूट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, यू विल नीड न्यूट्रलिटी एज वेल। ठीक है, एक एटम में आपकी न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करना है, और एटम का जो ज्यादा करके वेट आता है वो न्यूट्रॉन्स की वजह से ही आता है। ठीक है, किसी भी एटम का, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा वेट नहीं होते, जो न्यूट्रॉन्स के वेट होते हैं। ठीक है, तो एटम का वेट भारित्व भी तो होना चाहिए। ठीक है, सो न्यूट्रॉन का ये है भाई साहब, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर न्यूट्रॉन्स बनता है। ठीक है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर न्यूट्रॉन्स बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया, समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो अब क्या होगा भाई साहब, इसमें एक डेफिसिट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा ये। ठीक है, सो लेट्स से आपका प्लास्टिक स्ट्रॉ से भाई साहब चला गया। ठीक है, ये आपका पॉलिथीन है, दिस इज बेसिकली अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, और ये प्लास्टिक स्ट्रॉ में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे, एक चले गए। ठीक है, तो 10 के 10 चले गए भाई साहब, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, स्ट्रॉ हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्ट्रॉ में अभी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और यहाँ पे डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। कितने का डेफिसिट हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट हो गया। तो कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 10 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10। तो यहाँ पे 10 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे 10 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो हेंस इट हैज गॉट अ नेगेटिव चार्ज। तो प्लास्टिक स्ट्रॉ में नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉलिथीन हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज मोर प्रोटॉन्स, तो इसमें अभी प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हेंस इट हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज। किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑब्वियसली प्रोटॉन्स विल बिकम मोर देन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, एंड व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली एडेड टू एन एटम, इट विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स विच एक्वायर अ चार्ज आर कॉल्ड चार्ज बॉडीज। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स जो एक चार्ज को एक्वायर करते हैं आर नोन एज चार्ज बॉडीज। चार्ज बाय रबिंग, लेट्स से आपका भाई साहब रबिंग है, ऑन रबिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। तो लेट्स से ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, दिस इज बेसिकली सिल्क क्लॉथ एंड दिस इज ग्लास रॉड। ठीक है, दिस इज बेसिकली ग्लास रॉड। जब आप सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से रब कर रहे हैं, ऑन रबिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। तो इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब कहां से कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क, यहां पे जाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है। आप जब दोनों हाथों से मल रहे हैं तो गर्म हो जाता है आपका हाथ, क्यों, क्योंकि एनर्जी लग रही है ना। ठीक है, तो ये एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। जब आप इसको रब कर रहे हैं तो एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को, और इसी एनर्जी के चलते ये सिल्क क्लॉथ में जा रहे हैं। तो जब ऐसा हो रहा है तो ग्लास रॉड में किस टाइप का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और सिल्क रॉड में किस टाइप का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दिस इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है, ठहरा हुआ इलेक्ट्रिसिटी। इससे आप बल्ब नहीं जला सकते भाई साहब, इससे आप करंट में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये ठहरा हुआ इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक मींस व्हिच इज बेसिकली नॉट मूविंग। आर वी क्लियर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया ये। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता है? दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो आपके ये आपका ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड को सिल्क से मूव करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज बेसिकली एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अभी जितने भी देखो, समझ लो ये कॉपर है, इसको मैंने चार्ज दिया तो क्या करेगा ये, हाँ, अभी आपने जब स्विच दिया तो ये फैन चला, कैसे, अंदर कॉपर वायर, क्या हुआ, ओके इलेक्ट्रिक फ्लो, और इसको तोड़ो, और क्या, क्या मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो, तो क्या, तुम्हारे घर स्कूल में वैसा बेल बज गया, बच्चे बाहर, तो हुआ क्या, मतलब क्या क्या, व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज इट दैट इज फ्लोइंग, स्कूल खाली हो गया ना, कैसे खाली हुआ, तुम्हारा जब रिसेस का बेल रिसेस नहीं बोलेंगे हम भाई साहब, जब आपका डिसबर्समेंट का बेल बज गया तो स्कूल खाली हो गया, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, अरे अभी खचाखच क्लास भरा था, अभी खाली हो गया, क्या हुआ, बच्चे चले गए, बच्चे पूरे क्राउड में चले गए। ठीक है, तो बच्चे के जाने से क्लास खाली हो गया ना, स्कूल खाली हो गया ना। तो वैसे ही भाई साहब अगर आपने स्विच दिया और यहाँ पे पंखा चला तो इसका मतलब गया क्या, क्या हुआ क्या, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गए, इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल जो है तो ट्रांसफर हुए, इस कॉपर वायर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक तार आपने वुड का बना दिया या प्लास्टिक का बना दिया तो क्या उससे जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, नॉन मेटल्स में नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स दोनों में। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे जमा हो जाएंगे, ठीक है,
और चार्जेस कैन नॉट फ्लो फ्रीली इन एन इंसुलेटर। ग्लास क्या है, नॉन मेटल है या इंसुलेटर है? ये जो सिल्क क्लॉथ है ये क्या है, नॉन मेटल है या इंसुलेटर है? दोनों में चार्जेस आ रहे हैं। एक भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है जिसके वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है जिसकी वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन क्योंकि दोनों ही इंसुलेटर हैं इसीलिए चार्जेस आगे नहीं जा रहे। अगर यही चीज कॉपर में होती या कोई एल्यूमिनियम होती या आयरन होता तो फट से आगे जाता था, चार्जेस ठहर ही नहीं सकते। In a conductor, charges cannot stay at one place. In an insulator, charges will stay at one place. They will not move. Charges को flow होने का फ्रीनेस नहीं रहता है. Charges cannot flow inside an insulator. तो ये जो charges हैं, supposedly silk में आपके negative charges और ये glass rod में आपके positive charges ये ठहर जाएंगे. They are not able to move. Are we clear on this one, people? On rubbing, electrons move from glass rod to silk. जब हम रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव हो रहे हैं, ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ मूव हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? So when a glass rod is rubbed with silk, there is friction. Due to friction, electrons from the glass rod are transferred to the silk. This is because in glass, electrons are less tightly bound in silk. So it loses electrons. Thus, due to loss of electrons, the glass rod gets positive charge. तो ग्लास रॉड में क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज, और इसमें क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। ऑन द अदर हैंड, सिल्क गेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। द सिल्क गेट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जितना इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया उतना इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता भाई साहब, नेगेटिवली चार्ज सिल्क क्लॉथ। तो आपने अगर भाई साहब ये उल्टा होगा, अगर आप भाई साहब वुल से, ठीक है, ऑन रबिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम फर टू, अभी ये एबोनाइट रॉड है, दिस इज बेसिकली लेट्स से एबोनाइट रॉड, ये एक अलग सा एलिमेंट होता है। सो दिस इज एबोनाइट रॉड और इसको अपन वुल से, ठीक है, कर रहे हैं। तो इसके पहले आपने क्या देखा, ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए सिल्क क्लॉथ में, अभी आप देखोगे वुल से इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे एबोनाइट रॉड में। तो एबोनाइट रॉड आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये जो वुल है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ऑन रबिंग, जो रबिंग से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद फर, अगेन देयर इज फ्रिक्शन, वैसे इसमें फ्रिक्शन होगा। ड्यू टू फ्रिक्शन द फर लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू द एबोनाइट रॉड, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दिस इज बिकॉज इन फर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड एज कंपेयर टू एन एबोनाइट रॉड, so it loses electrons, thus due to loss of electrons the fur gets a positive charge। तो फर में भाई साहब आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्लियर? क्या 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 मेटल्स में, किसने बोला तुम्हारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है? तुम्हारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है ना भाई साहब। तुम ऐसे खड़े हो और तुमने किसी गर्म चीज को छू दिया, फट से हाथ हट जाएगा, तुमने देखा भी नहीं उसको। तुम्हारे ब्रेन को इतनी जल्दी रिस्पॉन्स कैसे पहुंचा, इलेक्ट्रिक सिग्नल से ही तो पहुंचा। तुम्हारे स्किन से भाई साहब इलेक्ट्रिक सिग्नल से पहुंचा ही है। तुम चल रहे हो नंगे पांव और समझो तुम्हारे पैरों के नीचे कोई कांटा आ गया, फट से तुम्हारा पैर हट जाएगा। ऐसा इमीडिएट रिस्पॉन्स जनरेट कैसे हो रहा है? हाउ इज इट दैट यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड सो फास्ट? बिकॉज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर गोइंग, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कंटिन्यूअसली तुम्हारे बॉडी में फ्लो होते हैं। तुम्हारा जब स्टमक अपसेट होता है, लूज मोशन वगैरह हो गए, लेट्स से तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो तुमको डॉक्टर एक पाउडर देता है, इलेक्ट्रल पाउडर। वो इलेक्ट्रल पाउडर क्यों होता है? ताकि तुम्हारे रिस्पॉन्सेस बराबर, तुम्हारे बॉडी में सॉल्ट की कमी ना हो, और सॉल्ट में आयंस होते हैं, ये आयंस ही भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर आप किसी लाइव वायर को छुएंगे तो आपको शॉक क्यों लगता है? क्योंकि आपके बॉडी से वो अर्थ में जा रहा है, so you will get that shock if you happen to touch a live wire, because the electricity takes the medium of your body to reach the earth। ठीक है, अगर आपने भाई साहब कोई बहुत मोटे सोल का जूता पहना रहेगा जैसे इलेक्ट्रिशियंस पहनते हैं, तो भाई साहब नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके मोटे सोल के जूते के चलते ये रास्ता ब्लॉक हो गया है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपके बॉडी में आई भी तो अर्थ में नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से आपको शॉक नहीं लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आएगी नहीं। जिस रास्ते आगे कुछ नहीं है तो उस रास्ते जाएगी नहीं इलेक्ट्रिसिटी, यू विल नॉट गेट अ शॉक जनरली। ठीक है, योर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट अ बैड कंडक्टर। ठीक है, ब्लड इज अ गुड कंडक्टर। इनफैक्ट
अगर आपने भाई साहब इलेक्ट्रल का पाउडर नहीं लिया तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, सिग्नल्स कैसे जाएंगे? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है ना, ठीक है, आप भाई साहब बहुत मेहनत मशक्कत का काम नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके जनरल फंक्शंस है, किडनी का फंक्शन, लीवर का फंक्शन, ब्लड का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, ये सब तो चलना चाहिए ना, और ये सब चलेगा कैसे? So electrical signals are continuously running throughout your body. And who is imparting these electrical signals? Through your nerve cells. ये nerve cells भाई साहब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक कंटिन्यूसली पहुंचा रहे हैं, और उनके मैसेजेस भी आपके मसल सेल्स तक कंटिन्यूसली पहुंच रहे हैं। आपको क्या लगता है ये हार्ट आपका टक 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 कैसे कर रहा है भाई साहब? इट इज कंटिन्यूसली रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू बीट। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। जिस दिन मैसेज नहीं आएगा उस दिन जनाजा उठेगा भाई साहब, क्या कर सकते हैं, यही है सत्य, ठीक है। जिस दिन मैसेज नहीं आएगा उस दिन हो गया काम खत्म, ठीक है, इंसान खत्म। तो वो एक मैसेज है भाई साहब जो कंटिन्यूसली आ रहा है आपके हार्ट को, एंड दैट्स द रीजन इट इज पंपिंग, क्लियर है? तो ये दीज आर ऑल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं भाई साहब, सब के सब, ठीक है। आप जो ये आंखें ऐसे आपकी पलकें बार बार बंद हो रही है नींद में नहीं, ऐसे टुकुर टुकुर जब आंखें आपकी पलकें बंद होती है, ये क्या, ये आपका एक डिफेंस सिस्टम है। आप बिना पलके बंद करके खड़े बैठे रहो भाई साहब, 2 मिनट में आंखों से आंसू निकल आएंगे, ट्राई किया है कभी? ठीक है, इट विल बी सो पेनफुल टू योर आईज, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट विल बी सो पेनफुल टू योर आईज, भाई साहब आंखों से आंसू निकल आएंगे, प्लस मतलब आप ऐसा रख ही नहीं सकते हैं। ये पलकों का भीगे हुए रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपका ब्रेन ये कंटिन्यूअसली मैनेज कर रहा है। आप नहीं मैनेज कर रहे हैं इसको, या आप नहीं मैनेज कर रहे हैं, अपने विल से मैनेज नहीं कर रहे हैं इसको, ये ऑटोमेटिकली ये चीजें मैनेज हो रही हैं। इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लगते हैं भाई साहब। ये जो आपके आंखें को पलके जो हर बार बंद हो रही है एक रेगुलर टाइम इंटरवल के हिसाब से, तो वो कौन कर रहा है? ये सब ब्रेन कर रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। आपके पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। हाँ, बहुत हाई चार्ज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ये, इसको हम मतलब लो चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ये फ्लो हो रही है, वरना हमारा नर्वस सिस्टम ही काम नहीं करेगा भाई साहब, इट विल नॉट एक्ट, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज पर, अरे क्या तमाशा है भाई साहब। ओके, दिस इज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द फर गेट्स पॉजिटिव चार्ज। तो फर में क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? यार शिवांश क्या कर रहा है तू? हाँ, अरे ओ शिवांश, सोए गए थे भाई साहब तुम? हैं, संस्कृत की जगह सो गए भाई साहब, अरे वाह। ओके, तो भाई साहब अगर आपने यहाँ पे एक फर लिया है, फर, ठीक है, वुल लिया है, फर लिया है, ठीक है, एनिमल स्किन लिया है, तो आपको भाई साहब इस तरीके का चार्ज दिखेगा। दिस इज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फर गेट्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एन एबोनाइट रॉड गेट्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एबोनाइट भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। दिक्कत ये है कि इनमें चार्जेस फ्लो नहीं होंगे, यू कैन नॉट यूज देम एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि कॉपर में, एल्यूमिनियम में चार्जेस फ्लो होते हैं, वो एक जगह ठहरते नहीं है, सख्त से फ्लो होंगे, और इसीलिए भाई साहब आपका फैन चला, लाइट चला, जैसे आपने स्विच दिया, फट से फ्लो होंगे, दे विल नॉट बी स्टैग्नेंट एट वन प्लेस। बट दीज आर इंसुलेटर्स, एबोनाइट रॉड हो गया, वुल हो गया, ग्लास रॉड हो गया, सिल्क क्लॉथ हो गया, ऑल दीज आर इंसुलेटर्स, hence the charges will not flow through them, they will remain stuck at one place, ये एक जगह पे ही हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपके इंसुलेटर्स हैं इनमें चार्जेस फ्लो नहीं होते भाई साहब, ये एक जगह पे ठहर जाते हैं, ठीक है, और इसी ठहरने को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। Static electricity is not a phenomena that you will notice in conductors. It is a phenomena that you will notice only in insulators or bad conductors. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओनली इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स में आपको ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा। वुड को नहीं, आग क्यों पकड़ेगी? क्या क्या समझा नहीं मैं। अगर वुल वुल आपका पॉजिटिवली, तुमको क्या लगता है ये पॉजिटिव चार्ज से भर गया रहेगा? नहीं, छोटू से जगह पे पॉजिटिव चार्ज आया रहेगा, जितनी जगह पे तुमने रब किया है उतनी ही जगह पे छोटू सा एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, बहुत छोटा सा। इसमें मतलब इतना चार्ज नहीं कि आग लग जाए, इतना भी चार्ज नहीं है। कभी टीवी के सामने अपना हाथ रखा है तो रंगोटे खड़े हो जाते हैं उस पोर्शन पे, एक्सपीरियंस किया है ऐसा, ठीक है, रंगोटे खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका टीवी का जो स्क्रीन है वो एक्चुअली चार्ज पार्टिकल है, उसमें कैथोड रेज आ रहे हैं कंटिन्यूसली, कैथोड रे ट्यूब से, ठीक है, तो वो स्ट्राइक कर रहे हैं इसको,
जिसकी वजह से टीवी का स्क्रीन जो है तो चार्ज हो गया है, लेकिन इतना भी चार्ज नहीं है तो उसको छुएंगे तो भस्म हो जाएगा कोई नहीं, वो चार्ज जो है तो बहुत कम चार्ज है। आपके जो रंगोटे हैं वो बहुत हल्के हैं और इसलिए वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। वो चार्ज हो गए तो आपस में रिपल्स होके वो खड़े हो जाते हैं ऐसे, सबको पॉजिटिव चार्ज मिल गया तो आपस में वैसा वो क्या, अभी जैसे आपके रंगोटे हैं ऐसे ऐसे हैं, वैसे ऐसे ऐसे पड़े हुए, आपके हाथों के जो रंगोटे हैं वो ऐसे ऐसे पड़े हुए, ठीक है। तो जैसे चार्ज आया तो सब में पॉजिटिव चार्ज आ गया, सब एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, सब ऐसे खड़े हो जाएंगे, उस पोर्शन में सबके सब खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको शॉक लग जाएगा या हाथ जल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये जो आपका फिनोमिना है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, ये चिंटू सा चार्ज प्रोड्यूस करता है। चिंटू सा मतलब कुछ भी नहीं, इससे आग नहीं लगेगी, ना ही वुल में आग लगेगी, ना ही सिल्क क्लॉथ में, ना ही ग्लास रॉड में, ना ही एबेनाइट में। दीज चार्जेस आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत चिंटू सा चार्ज है। दिक्कत सिर्फ ये है कि ये चार्जेस स्टैटिक है, एक ही जगह पे रहेंगे, they are not going to move, but they are not going to cause any accident as such, ठीक है। the quantity of these charges is very low। हाँ, जब आपके हाई चार्जेस की बात करते हैं, जब बिजली कड़कती है, ठीक है, दैट इज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। वो अगर किसी पे गिरा तो खत्म, किसी बिल्डिंग पे गिरा तो वो भी खत्म, ठीक है, क्योंकि दैट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। वो एक बहुत, आपको क्या लगता है ये बादलों के फटने की आवाज क्यों आती है, जोर से आवाज क्यों आता है? क्योंकि वो जो चार्ज, जैसे मान लो ये बादल है, ठीक है, अभी इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, ये जैसे यहाँ पे एक दूसरे से घिसेंगे, न्यूट्रल है, लेकिन जब एक दूसरे से घिसेंगे, व्हेन दे विल बेसिकली गो अहेड एंड रब ईच अदर, वही सेम टाइप की फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, दोनों में पॉजिटिव, या एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव हो गया। तो अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज एक बादल में आ गया, दूसरे में नेगेटिव आ गया, दोनों भी अर्थ में जाने की कोशिश करेंगे। सारे चार्जेस को अर्थ में फ्लो होना है, अर्थिंग, इसीलिए हम बोलते हैं ना, देखो अर्थिंग किसके लिए होती है, जैसे समझ लो आपके घर में ये 3 प्लग पॉइंट होता है, ठीक है, जितने भी आपके समझ लो एसी हो गया, कंप्यूटर हो गया, या लेट्स से आपका ओवन हो गया, ये सारी चीजों में आपका ये 3 पिन पॉइंट प्लग क्यों लगता है? एक से तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और एक से जा रही है, इसका क्या जरूरी है? ये भाई साहब अर्थिंग से कनेक्टेड रहता है, आपके बिल्डिंग के अर्थिंग से कनेक्टेड रहता है, ताकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज इससे फ्लो हो जाए विदाउट कॉजिंग एनी एक्सीडेंट, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, there's a huge amount of traffic coming in and huge amount of traffic going out, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए ये अर्थिंग से कनेक्टेड है। दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड टू द अर्थिंग। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो ऑन द अदर हैंड, एन एबोनाइट डॉट गेन सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एबोनाइट डॉट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, आप भी क्लियर? तो एक मिनट, तो आपका ये जो प्रोसेस है, तो आपका यहाँ पे जो अर्थिंग है, इट अवॉइड्स एन इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि चार्जेस बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पे हो सकता है। जैसे आपका जब बिजली कड़कती है तो एक्चुअली में होता है क्या, देखो समझ लो ये क्लाउड है और ये क्लाउड है, अभी इन दोनों में वैसा फ्रिक्शन हो गया, एक दोनों से वैसा रब हो गए, तो लेट्स से इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया। अभी जब इसका पॉजिटिव चार्ज आया तो ये फटाफट से अर्थ में जाने की कोशिश करेगा, और जैसे ये अर्थ में जाने की कोशिश करेगा, ये हर एक मीडियम को अपनाएगा जो इसको अर्थ तक पहुंचाए। कोई बिल्डिंग आ गया बीच में तो ये बिल्डिंग का सहारा लेकर अर्थ में जाएगा, कोई पेड़ आ गया बीच में तो पेड़ का सहारा लेकर, कोई इंसान आ गया तो इंसान का सहारा लेकर, कोई लोहा आ गया तो लोहे का सहारा लेकर। तो पहले के जमाने में लोग क्या करते थे भाई साहब, गांव खेतों में समझ लो ये घर है और बिजली कड़क रही है भाई साहब, इनके घर के ऊपर गिर सकती है, तो घर के दूर बड़े बड़े लोहे फेंक देते थे ऐसे। तो आयरन इज अ गुड कंडक्टर, तो ये जो बिजली कड़की और ये जो बिजली आ रहा है, ये इसके ऊपर ना आके इस पे खिंचा है और अर्थ में चला जाए। दैट इज हाउ यूज्ड टू बी, ठीक है। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था। अब तो आपके बिल्डिंग्स में आप देखोगे, ये बिल्डिंग्स में आपका वैसा ऐसा अर्थिंग वायर रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर गिरा तो ये वैसा ऐसे नीचे चला जाएगा। तो अगर आपके बिल्डिंग के ऊपर बिजली गिर भी जाती है तो भी वो ऐसे त्रिशूल से वैसा कंडक्ट होकर अर्थिंग में चली जाएगी विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द बिल्डिंग। क्या ये समझ में आ रहा है? सो ये हम पढ़ेंगे अभी कि अर्थिंग क्या होता है, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, और चार्जेस क्या होते हैं, और चार्जेस से डिस्ट्रक्शन। भाई उतना अमाउंट ऑफ चार्ज भी चाहिए, आपका बादल फटता क्यों है, इतनी जोर से थंडर और लाइटनिंग क्यों होती है? क्योंकि हुआ क्या है, देखो इन दो बादलों के बीच में जो एयर है उसको ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई है, क्योंकि ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ चार्ज, तो चार्ज के पास रख दिया वो भी चार्ज हो गया और बहुत हाई एनर्जी हो गया। तो जैसे किसी बलून को आप फुलाते रहते फाट से फट जाता है, तो वैसे एयर जो है उसको इतना ज्यादा चार्ज और एनर्जी मिल गया कि वो फाट से फटता है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट थंडर एंड लाइटनिंग इज ऑल अबाउट। यू हियर दैट थंडर बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज द एयर देयर एक्सप्लोड्स लाइक अ बॉम्ब, वो भाई साहब एक्सप्लोड होता है वो एयर, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है।
क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स है ना भाई साहब, ठीक है। तो इतनी हाई एनर्जी में इट विल एक्सप्लोड लाइक अ बॉम्ब एंड दैट्स व्हाट यू हियर एज अ थंडर, और वही आपको थंडर में सुनाई देता है। फरमाइए। अलग अलग चार्जेस होंगे। अरे एक में प्लस आएगा तो दूसरे में माइनस आएगा ना, जैसे इसमें प्लस आया तो दूसरे में माइनस आया, चार्जेस कहां से आएंगे क्या? अरे भाई साहब, यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आया होगा, लेकिन दोनों भी कोशिश करेंगे कि अर्थ में जाए, दोनों भी कोशिश करेंगे कि अर्थ में जाए, दोनों का कैसे पॉजिटिव चार्ज होगा? हाँ हाँ, लाइटनिंग के माध्यम से। लाइटनिंग बेसिकली एक पाथ है, आपको दिखेगा वो गिरा गिरा, इसका मतलब क्या, वो चार्ज गिर रहा है, वो चार्ज अर्थ में जाने की कोशिश कर रहा है, और उसके पाथ में जो भी आएगा उसका वो सपोर्ट ले लेगा, ठीक है। तो चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ हो, चाहे बिल्डिंग हो, उसका सपोर्ट वो लेगा, जो उसको जल्दी पहुंचाए, जो उसको जल्दी पहुंचाए अर्थ तक, उसका सहारा वो ले लेगा। कोई कंडक्टर है तो पहले उस पर गिरेगा। इसीलिए तो देखिए, लाइटनिंग के टाइम पे आपका जनरली पावर हाउस से लाइट को ऑफ कर दिया जाता है। बिजली क्यों चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो सारी वायरिंग जमीन के नीचे से है, लेकिन अगर नॉर्थ वगैरह में जाएंगे और देश के किसी भी कोने में जाएंगे, इनफैक्ट अमेरिका में भी अगर आप जाएंगे तो आपको वायरिंग बाहर मिलेगी, बाहर है वायरिंग। गांव खेड़े में भी आप देखोगे बाहर है वायरिंग, ये मुंबई में नीचे है, क्योंकि मुंबई में बारिश बहुत है और बार बार ये पोल्स गिर जाते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये बाहर है वायरिंग। वहां पे तो बहुत एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस है, इसलिए लाइट को ही ऑफ कर देते हैं। वैसा बिजली इस पे गिरेगी ही गिरेगी, अगर बिजली कड़क रही होगी तो इस पे गिरेगी ही, और एक्सीडेंट होगा, तो इसीलिए उसको पहले से ही पावर बंद कर देते हैं, पावर ही बंद कर देते हैं, मेन पावर हाउस से ही पावर बंद कर देते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है भाई साहब। ये बिजली इस पे गिरी तो बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट आर ऑलरेडी देयर, समझ में आ रही है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? हम और कोई सवाल नहीं? ठीक है, आज के लिए तथास्तु।